स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने जो प्रीवियस क्लास में देखा है, तो हाँ होमवर्क वगैरह वहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं था होमवर्क। सॉलिड स्टेट का एडिशनल था, तो देख लेते हैं, एडिशनल देख लो, है ना। अगर कुछ बचा भी नहीं था मेरे ख्याल से, कितने क्वेश्चन थे लास्ट के? लास्ट के क्वेश्चन रहे होंगे ना उसके। तो एक बार देख लो, जो पूछना है पूछ लो एडिशनल में, अगर जो करके आए हैं तो। 27, 27 एडिशनल में, 27 एंड 28 ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है मेरे। तो बच्चों 27 एंड 28 एडिशनल सॉलिड स्टेट, पेपर कैसा हुआ तुम लोगों का? अच्छा हुआ है, चलो बढ़िया है। 27 में बेटा कह रहा है आर्गन जो है वो क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी अरेंजमेंट में, और डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की पता है, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस लिक्विड आर्गन में। ये तो कोई ऐसा कह रहा है कि जो आर्गन है ना वो क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी में सॉलिड, और आर्गन जब लिक्विड में गया, इसकी डेंसिटी गिवन है 3.7 ग्राम पर एमएल, और इसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर एमएल। अब ये पूछ रहा है इसमें एम्प्टी स्पेस बताओ, परसेंटेज वॉइड, ये पूछ रहा है ना। कैसे निकाल सकते हैं? हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर एलिमेंट सेम है तो डेंसिटी अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन ऐसा कितना होता है, 0.74। तो डेंसिटी अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का सेम होता है, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के वर्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप। ठीक है, 27 देख लो, एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट सेम हो तो लगा सकते हो ये कॉन्सेप्ट। ठीक, डेंसिटी अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन सेम। ओके, तो पहले ये 28 पे देख लो एक बार। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है और सिलिकॉन का है वो सेम तरह का है, और डायमंड के बारे में बताइए आपको क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ डायमंड टू डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन, और बॉन्ड लेंथ गिवन है आपको। आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या 28? ये दोनों की डेंसिटी निकाल देंगे। ओके, 28 देख लो। पूछा ना किसने 28 पूछा था ना? उसने पूछा 28? नहीं। ओके, तो कुछ पूछना है और सीट ये एडिशनल में? तो थ्योरी में है क्या? पेपर में? पेपर में कुछ गड़बड़ी है क्या? क्या भाई, पेपर में दिखा देना एक बार। कौन सा पूछना है पेपर? ये वन मैंने ओपन किया है। हाँ भाई बताओ, उसमें कुछ, हाँ, पेपर वन में कौन सा नंबर? नाइन्थ का फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, ये तो अपने मैकेनिज्म में किया है ना। और नाइन्थ के फर्स्ट ऑप्शन में रेट अगर इस तरह से लिखा जाए तो के ये होगा। तो बेटा आप स्लोएस्ट स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखोगे, आर इक्वल टू K3 इंटू H2I इंटू आई, है ना।
इसमें कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखा है क्या इसने? हाँ है तो वही H2 और I2 मिलके चाय बना रहे हैं। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा है ना, तो इससे मुझे मिल जाएगा कि कंप्लीट रिएक्शन क्या है। कंप्लीट रिएक्शन तीनों को ऐड करने पे मिल जाएगा आराम से। तो मुझे या तो H2 चाहिए या I2 चाहिए या HI चाहिए रिएक्शन में, है ना, रेट लॉ में। ये इंटरमीडिएट नहीं चाहिए। तो इंटरमीडिएट कैसा ला सकते हैं? दो ऊपर इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो एक तो हो गया K2 बाई K-2 इक्वल H2I डिवाइड बाई H2 इंटू I। तो यहाँ पे रख देंगे H2I की जगह पे, तो R इक्वल टू K3 इंटू K2 बाई K-2। यहाँ पुट कर दो H2I की जगह पे, तो H2 हो गया इंटू I का होल स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक, फिर मेरे पास ये I भी नहीं होना चाहिए इंटरमीडिएट में। I कैसा हट सकता है? पहली एक्शन से। तो पहली एक्शन में क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर अपॉन आयोडीन इक्वल टू K1 बाई K-1। तो I का स्क्वायर हो गया I2 इंटू K1 अपॉन K-1। तो R क्या हो गया? K3 K2 बाई K-2 इंटू K1 बाई K-1 इंटू H2 इंटू I2। सही कर रहा हूं क्या? ठीक है बेटा, कंप्लीट रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी से थोड़ी ना कुछ चीज बोलते हैं, हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी। आप रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी नहीं बोलते कुछ भी, तो वो गलत होना चाहिए सी वाला। हाँ यहाँ पे H2 तो इंटरमीडिएट नहीं है ना बेटा, ये होगा ना रेट लॉ में, है ना, इंटरमीडिएट करना है ना। इनका पूछना पूछा है उसने, तो ये तो सही स्टेटमेंट है ए वाला। अच्छा यहाँ पे रेट लॉ जो लिखा है, तो जो रेट लॉ लिखा है उसमें H2Y और I लिखा हुआ है, H2 और I2 होना चाहिए ना। तो क्या आंसर इसका ए दिया हुआ है? हाँ ठीक है, के तो ठीक बैठ रहा है, मैं तो के पे ध्यान लगाया था, तो के तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे H2Y और I ये रखा है ना। सी, हाँ इनवर्ट होना चाहिए, है ना। इनकरेक्ट है ना, तो सी भी इनकरेक्ट है, तो आंसर सी दिया कि नहीं दिया है? सी दिया है ना, ठीक है होगा वो भी। और बताओ, पेपर 1 या पेपर 2 में कुछ और इन्होंने भी किया अटेम्प्ट? पेपर 2 का 19 नंबर, 19 में विच ऑफ द indicated following is carried out delta H less than delta U। ओके, इसमें देखो ऐसा कर सकते हो आप 19 वाले में, गिवन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक है तो क्यू तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ए ऑप्शन 19 बता रहा हूँ पेपर 2 का, है ना। और वर्क डन, देखो गैस के मोल घट रहे हैं, तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा मतलब होगा कंप्रेशन, और कंप्रेशन का मतलब डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव, तो ये डी भी नहीं होगा, बचता है बी और सी। अब हमें पता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। रिएक्शन जो होती है नॉर्मली कांस्टेंट प्रेशर पे करवाते हैं, तो P बाहर आ गया V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, और V फाइनल छोटा है V इनिशियल से, तो ये तो टर्म नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो एक काम करो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म है, यानी दिस इज लेस देन जीरो, तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू,
वैसे इससे बेटर ढंग से भी और एक तरीका है करने का इस क्वेश्चन को, जो हम थर्मोकेमिस्ट्री में अगली क्लास में करेंगे। ये थोड़ा सा इससे भी हो सकता था। हाँ हाँ, मतलब सिलेबस तो नहीं है, क्या कर सकते थे। नहीं नहीं, बेटर ढंग है दूसरा करने का एक और, मैं बता रहा हूँ ये। लेकिन आप इस नॉलेज से कर सकते थे स्टेट फंक्शन का। हाँ, ये कहाँ से आखिरी में क्वेश्चन आ गया, मेरे क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, ये तो देखा भी नहीं था मैंने जब पेपर देखा तो, है ना। नहीं नहीं, ये इतना तो नॉलेज से कर ही सकते हो। देखो एक्सोथर्मिक है तो क्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। अपनी बेसिक नॉलेज से तो हो ही रहा है ना पूरा क्वेश्चन। पागल है क्या। देखो देखो, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक है तो क्यू नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। कांस्टेंट पे सब क्यू तो नेगेटिव नहीं होगा, एक्सोथर्मिक में क्यू नेगेटिव होता है। और गैस के मोल घट रहे हैं, तो कंप्रेशन कंप्रेशन का मतलब वर्क डन पॉजिटिव, तो डब्ल्यू पॉजिटिव हुआ। और इससे तुमको ये फॉर्मूला पता है तो सब सोच सकते थे, है ना। वैसे ये मैंने पता नहीं सर लास्ट में चेंज हो गया, क्या हुआ समझ में आया नहीं, कहाँ से आ गया। यार तुम लोग दिमाग वाले बच्चे सब कर लोगे नहीं, है ना। नहीं कर पाए क्या उसको, कर लिया था। चलो ठीक है, जैसा भी ये मतलब अगर कुछ ऐसा होता जो ना पढ़ा होता तो मैं कर भी होता। और अभी और बैच में भी प्रॉब्लम हुई होगी फिर तो, है ना, क्योंकि और मैं तो और पीछे थे वो लोग। बोनस तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ये नहीं होता तब भी सीखता। क्या आ गया क्वेश्चन में, कुछ और किसी को इसमें। हाँ, पेपर आवाज नहीं आ रही केवल। पेपर वन में थर्ड वाला, पेपर वन का थर्ड देख लो भाई। थर्ड में जो ग्राफ गिवन है ऐसा, सेक्शन टू का ग्राफ, सेक्शन टू का थर्ड। देखो जो जड़न है ना, जिंक जो है वो अल्टरनेट टी डिवाइड में होता है। सुनो ध्यान से, जिंक जो है वो अल्टरनेट टी डिवाइड में होता है, मतलब मान लो उस कॉर्नर से अंदर आके है, यहाँ पर है तो इधर वाले में नहीं होगा ना, इधर है तो बगल वाले में नहीं होगा, बगल वाले में नहीं है तो इधर वाले में होगा, उसमें है तो नीचे वाले में नहीं होगा। तो एक बॉडी डायगोनल में एक ही पर है वो, एक बॉडी डायगोनल पे एक में है। वैसे ही वो ऑलरेडी कितने में था, चार में, आउट ऑफ एट। अब चार में से भी दो में रह गया, एक बॉडी डायगोनल में एक ही पर है, नहीं, तो एक इधर की तरफ है, एक इसमें है और एक इसमें होगा, चार में से दो में रह गया। क्यों, अच्छा एक बॉल डायगोनल में गायब किया ना, हाँ तो ठीक है, अलोंग वन बॉल डायगोनल तो तीन में रह गया, एक में गायब हो गया, तो 3/8, हाँ 3/8 हो जाएगा, सही तो है। ये लिखा है फ्रैक्शन ऑक्युपाइड है ना, 3/8 into 100। All ions along one ball are removed when the steps given। ठीक है, तो फिर थ्योरी बढ़ाते हैं आगे। अगले टेस्ट में क्या आएगा तुम लोगों के, 14 को एसीटी है, तो उसमें अच्छा कुछ 11 का क्या आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन, केवल मोल कॉन्सेप्ट आएगा और काइनेटिक्स, लिक्विड, तीन चीज आ रही है। तो फिर एक काम करता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट का एडिशनल डाल देता हूँ, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना फिर, ठीक है। उसका 21 को है, उसमें क्या आएगा, एटॉमिक। तो मैं दोनों एडिशनल 11 के डाल लेता हूँ इस बार, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक के, आप देख लेना करके उसको, ठीक है। मोल को हाँ, मोल तो कितना बड़ा सा है,
आप करोगे एडिशनल, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जल्दी से खत्म करते हैं थर्मोडायनेमिक्स 1, और फिर अगली क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। और 2 क्लासेस ऑफ हो गई, अदरवाइज थर्मोकेमिस्ट्री भी अपना थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए होते हैं। खैर चलो कोई नहीं, ठीक है, इतना कुछ वैसा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, सुना ध्यान से। देखो पिछली क्लास में जब हम लोग एडियाबेटिक पढ़ रहे थे, एडियाबेटिक के क्वेश्चंस देख रहे थे या कर रहे थे, तो हमने जब एडियाबेटिक स्टार्ट किया तो हमने कहा कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक, 4 एनर्जी निकालने को बोलेगा, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच, तो क्यू 0 हुआ, डेल्टा यू और डब्ल्यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी, या फिर एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन, हाँ, गामा माइनस वन, या पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ये डेल्टा यू डब्ल्यू का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा एच का फॉर्मूला हो गया एन सी पी टी टू माइनस टी वन। ये बेसिक फॉर्मूले हो गए जिससे एडियाबेटिक के क्वेश्चन होंगे। अब करता क्या है, एक टेम्परेचर गायब कर देगा, एक प्रेशर गायब कर देगा, एक वॉल्यूम गायब कर देगा डिफिकल्ट करने के लिए। तो वो करना क्या पड़ेगा, उसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। अगर रिवर्सिबल का क्वेश्चन ना जाए तो क्या लगा दोगे, पीवी के पास गामा, या टीवी के पास गामा माइनस वन, या पी की पावर ऑफ वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर मेरे पास सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, इरिवर्सिबल, वो आ जाता है तो अननोन टेम्परेचर के लिए एन सी वी टी टू माइनस टी वन माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन। इससे हम लोग अननोन टेम्परेचर निकालेंगे। न्यूमेरिकल किया और जब उसको स्टडी किया तो 3-4 पॉइंट नजर आए। पहला, रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट, पिछली बार की तरह। दूसरा पॉइंट नजर आया कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो एंड पॉइंट सेम नहीं होगा, है ना। और हमेशा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इरिवर्सिबल ज्यादा होगा कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये हम लोगों ने एक और वहां पे देखा। और अगर एक्सपेंशन है तो कूलिंग, और कंप्रेशन है तो हीटिंग होता है, लेकिन वो आइडियल गैस हो तभी हम सोचेंगे। केवल आइडियल गैस में एक्सपेंशन एडियाबेटिक कूलिंग और कंप्रेशन एडियाबेटिक हीटिंग होती है। ठीक, तो हम ये सब करने के बाद फर्दर आगे बढ़े थे और ग्राफ देखा था, है ना, कि पीवी ग्राफ कैसे बनता है। पीवी ग्राफ तो इसी तरह से था, और टीवी ग्राफ भी इसी तरह से था। पीटी ग्राफ जो था वो दोनों बढ़ते थे, है ना, इस तरह का कुछ ग्राफ था। उसका रीजन क्या है वो अपन ने देखा था, इक्वेशन वगैरह सोच के। और फिर हमने ग्राफिकल जो हमें कंपैरिजन भी कराया कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट डिफरेंट है, फाइनल वॉल्यूम सेम, फाइनल प्रेशर सेम, ग्राफ देखे थे। बस वहीं के साथ एंड किया था मैंने, मेरे ख्याल से, नहीं। तो फिर से ये हमारे पास देखो क्या हो गया, एडियाबेटिक में फॉर्मूले हो गए, एडियाबेटिक को न्यूमेरिकल कर लिए, कुछ पॉइंट्स देख लिए, ग्राफ देख लिए, ठीक है, जो हमारे पूछे आते हैं मेनली। और हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज रह गई है इसमें एडियाबेटिक में, ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, है ना। शायद आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, दोनों के ग्राफ एक जैसे दिखते हैं। तो अगर कंपेयर करना है तो जिसका स्लोप ज्यादा, वो किसका होता है, एडियाबेटिक का। तो उसी को हम लोग वापस देखना है हमें। तो लिखो ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन, इसमें लिखो ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन, ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन isothermal and adiabatic process. Graphical comparison between isothermal and adiabatic process. Isothermal and adiabatic process. Isothermal and adiabatic process. ठीक है, इनमें हम कुछ ग्राफ को कंपेयर करने वाले हैं जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लोप जो उनका पीवी ग्राफ को कंपेयर कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल में और आइडियल गैस पे काम करना है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। पीवी ग्राफ को हम लिखेंगे तो हमें पता है आइसोथर्मल P1 V1 इक्वल टू P2 लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, मुझे स्लोप निकालना है P और V का, तो ऐसे होता क्या है, ग्राफ Y और X का है तो स्लोप क्या आता है, dy बाई dx। तो पीवी ग्राफ है तो स्लोप क्या हो जाएगा, dp बाई dv, है ना। तो मैं dp बाई dv निकालना चाहता हूं तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा
तो प्रेशर खुद भी वी पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं प्यू कांस्टेंट रख ले रहे हैं, डीवी बाई डीवी, ठीक है ना, प्लस दूसरी बार व्यू कांस्टेंट रखा, डीपी बाई डीवी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो, ये तो वन हो गया, तो ये डीपी बाई डीवी क्या आ जा रहा है, इसको इधर लेंगे तो माइनस, हाँ माइनस पी बाई वी हो जाएगा, ठीक। ये स्लोप हो गया आइसोथर्मल का। एडियाबेटिक में क्या फॉर्मूला लगता है, पीवी में रिलेशनशिप, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, फिर से वॉल्यूम, तो फिर क्या करेंगे, एक बार Q कांस्टेंट रखा, V को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dV बाई V करके, तो क्या होने वाला है, ये गामा टाइम्स ऑफ V की पावर ऑफ गामा माइनस वन इंटू डीवी बाई डीवी, है ना, तो वन ही हो जाएगा वैसे भी, प्लस दूसरी बार V की पावर गामा कांस्टेंट रख दिया, dP बाई डीवी इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये देखो V की पावर गामा माइनस वन तो कॉमन है, मैं बाहर ले लेता हूं इससे, V की पावर गामा माइनस वन, अंदर क्या हो गया, गामा टाइम्स P, है ना, प्लस V इंटू डीपी बाई डीवी इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म तो जो हो नहीं सकता, वॉल्यूम तो टर्म तो यही जो होने वाला सेकंड टर्म, तो अगर मैं सेकंड टर्म को जीरो पे रखूंगा, गामा पी प्लस वी टाइम्स ऑफ डीपी बाई डीवी इक्वल टू जीरो, और डीपी बाई डीवी क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ गामा इंटू पी बाई वी, और गामा वन से बड़ा है, तो इससे हम कंपेयर करते हैं तो स्लोप मॉडुलस एडियाबेटिक का ज्यादा होगा, स्लोप आइसोथर्मल से, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, केवल मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक। और एट अ कॉमन पॉइंट, एट अ कॉमन पॉइंट, प्रेशर और वॉल्यूम अगर सेम रखा जाए तो हम कंपेयर करेंगे एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर ये कंडीशन होती है कि स्लोप जो है वो एडियाबेटिक का आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। इसको लिख लो, फिर बना लेते हैं ग्राफ वगैरह, देख लेते हैं कैसे क्या है। आप लोगों को 11th क्लास में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ाया गया था क्या, गैस में, आइडियल गैस में पढ़ा दिया था? अच्छा, किसी किसी बैच में करवा दिया, किसी में नहीं करवाया गया होगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन शायद एडिशनल में हो, अब कह नहीं सकता है कि नहीं है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। चलो जब आएगा तब देख लेंगे क्या करना है उसमें। ग्राफ देखें इसके, है ना, बना लिए हो तो लिख लो पहले इसको। तो मार्क्स वगैरह तो अब क्या आए नहीं होंगे पेपर के लेके, आ गए, रैंक भी आ गई, अच्छा मार्क्स आ गए, परसेंटेज आ गए होंगे, ऐसा परसेंटेज आ गए। तो कितने स्टूडेंट है आप में से जिनके परसेंटेज 35 एंड अबव है ना, स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो फिर ऊपर बढ़ाते हैं सीधे 6, हाँ, अब मेंस और एडवांस दोनों देखना पड़ेगा ना, चलो एडवांस का देख लेते हैं पहले, 60% एंड अबव वाले, 60% एंड अबव, परसेंटेज परसेंटेज मार्क्स तो यार कैसे बताऊं मैं, कितने मार्क्स का था मैं एडवांस, 192, 200 ही मान लिया तो 120, 115 एंड अबव, 115 एंड अबव 60 के आसपास हो जाएगा, ओके, 4 पे 5 है, ओके, एंड फिर 95 to 115, 50% एंड अबव करीब मान ले, ओके, काफी सारे, ठीक है ना, और फिर 35% कितना बैठेगा यहाँ पे, 30, 20, 60, 70, 70 एंड 90 के बीच में, है ना, वो सारे होंगे बाकी सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, सही है। और 11 में कैसे आते थे आप लोगों के, और अच्छे आते थे, कम आते थे, आप मेंस वाला पूछता हूँ, मेंस में 60% एंड अबव वाले,
अच्छा, मेंस में काफी आए हुए हैं, चलो सही है। एंड 45 to 60% जो होंगे, सही है। आप लोग बस कोशिश करो कि किसी तरह से मतलब जितना ज्यादा हो पाए, आखिरी तक जितना ज्यादा मेंटेन कर पाओ, 45-50% जो भी बना रहे हो, या 35-40-60, जितना आखिरी तक ले जाओगे उतना फायदा रहेगा। क्योंकि होता है क्या ना, सिलेबस जैसे जैसे बढ़ने लगता है, मेंटेन करना परसेंटेज मुश्किल होने लगता है फिर। तो वो जाते जाते क्या है, तो टेस्ट बाद थोड़ा ड्रॉप भी करने लगता है। तो कोशिश करो कि बस ये आखिरी तक जो अगले 3 महीने 4 महीने हैं और आपके सिलेबस कंप्लीट होने में, तब तक वो मेंटेन रहे। उसके बाद तो आपके पास इनफ टाइम होगा पूरा रिवाइज करके पेपर देने का, तो वहां पे आप फर्दर स्कोरिंग कर सकते हो। इनके बाद उल्टा भी होता है, यहाँ तो अच्छे आते हैं और फिर स्कोर जब वो बनता है, स्कोर हो देते हैं पेपर, उसमें नंबर कम आने लगते हैं अच्छे के, है ना। क्योंकि एक यहाँ पर चल रहा है सिस्टम के हिसाब से आप कर रहे हो, और फिर होता है कि आप पूरी तरह से फ्री हो आते हैं लगभग लगभग। क्लासेस ऑफ हो गई, आपको घर में बैठ के पढ़ना है, अपने आप करना है, तो फिर वो कई बार टाइम भी मिसमैनेज होने लगता है वहां पे। और थोड़े वो पेपर टफर साइड भी बनाते हैं अपन, कंपेयर टू ये जितने जैसे हैं अभी। तो जब वो थोड़े टफर साइड होंगे तो परसेंटेज ड्रॉप भी होता है वहां पे। खैर वो होगा, सबका होगा। तो परसेंटाइल देखना, दो चीजें देखा करो, परसेंटाइल। परसेंटाइल से ये मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपको मतलब सकते ना, आपके परसेंटेज 70 आ गए, पेपर इतना आसान था कि सभी के 70 के ऊपर आ रहे हैं। तो वो इसलिए परसेंटाइल देखना जरूरी है आपका, कि परसेंटाइल है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे ऊपर मतलब अप्रोक्सीमेट इतने बच्चा है, ऐसा आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर इजी था या टफ था, उससे आइडिया लग जाता है। और फिर परसेंटेज भी देखा करो, दोनों चीजें देख लिया करो। खैर चलो, एट कॉमन पॉइंट ये स्लोप एडियाबेटिक का आधा है, तो ग्राफ कैसे बनेंगे इसके? अरे जल्दी लिखो। ओके चलो, पहला कॉलम तो लिख लिया होगा ना। तो एक्सपेंशन में अगर हम देखें ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसमें फिर से दो बनाते हैं। इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, पीवी ग्राफ बना रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम का पीवी ग्राफ। तो बेटा देखो, अगर एक कर्व दे तो हम देख के कर्व नहीं पता लगा सकते कि ये एडियाबेटिक का है कि आइसोथर्मल का है, क्योंकि एडियाबेटिक भी ऐसे ही बनता है और आइसोथर्मल का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है। अगर दो ग्राफ गिवन है तब हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करो ये दोनों ग्राफ गिवन है, एक्सपेंशन हो रहा है और फाइनल प्रेशर सेम रखना है, तो हम एक फाइनल प्रेशर सेम रखने की बात कर दे रहे हैं कि भाई यहां तक हमें लेके आने ग्राफ को, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है कॉमन पॉइंट से, तो कौन सा एडियाबेटिक होगा इनमें से? नीचे वाला एडियाबेटिक है, इसका स्लोप ज्यादा होगा। एक कॉमन पॉइंट पे ना आपको टेंजेंट फ्रेम कर लेना चाहिए, यहां पे टेंजेंट बना के देखो। कॉमन पॉइंट पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे किधर बना रहे, कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट बना के देखना चाहिए। ठीक है, आपको आइडिया लग जाता है कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसो, इसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। फिर सेकंड ग्राफ बनाएंगे, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम। ये आप सेकंड कॉलम रख कर दो क्या? सेकंड कॉलम तो कि फाइनल वॉल्यूम इज, अब आप भी बनाते रहना क्योंकि पता ही है आपको ग्राफ वगैरह, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो सेकंड ग्राफ है, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, तो फिर से एक पीवी ग्राफ बना लेंगे और फाइनल वॉल्यूम सेम रख देंगे कि भाई ये फाइनल वॉल्यूम है, और दो यहां पे इस पॉइंट से इसका स्लोप ज्यादा है ना, वो एडियाबेटिक। स्लोप तो बचा लेते हैं ना किसका ज्यादा है ना। अगर ना समझ में आया तो एक और तरीका होता है, आप मान लो झूला टाइप का है, आप खुद इस पे बैठ जाओ, जिस पे तेज से नीचे आओगे वो एडियाबेटिक है, मतलब वो स्लोप ज्यादा, जिस पे आप तेजी से नीचे आओगे उसका स्लोप ज्यादा होता है। आप अगर इसमें देख लो, यहाँ पे बैठे हो, उसमें बैठे हो, तो उसमें तेजी से नीचे आओगे तो उसका स्लोप ज्यादा होगा।
ठीक है। फिर कंप्रेशन में पहला पार्ट, if फाइनल प्रेशर इज सेम, और सेकेंड पार्ट आप बनाओ इसको, दोनों को देखो बना के, if फाइनल V इज सेम, देखो बनाओ जल्दी से इसको करो, फाइनल प्रेशर इज सेम और फाइनल V इज सेम। फाइनल प्रेशर इज सेम, फाइनल वॉल्यूम इज सेम, दो करो करो देखो इसको। तो फाइनल प्रेशर सेम है तो पहले एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम सेम है तो इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, और कंप्रेस कर रहे हैं गैस को तो कॉमन पॉइंट से आप कंप्रेशन दिखा दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा कि आप, एक तो ये पाथ हो गया, एक इस तरह से। कौन सा ग्राफ इसमें एडियाबेटिक का होगा? ऊपर वाला है ना, इसका स्लोप ज्यादा है, अगेन वही लॉजिक, ये एडियाबेटिक हो गया और नीचे वाला आइसोथर्मल। और फिर से कंप्रेशन का ग्राफ, फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है आपको, आइसोथर्मल है ना। फाइनल प्रेशर सेम, फाइनल वॉल्यूम सेम। इसमें एसीटी में कितने बच्चे होंगे लगभग है ना? 10 लाख नहीं, वही मेरे ख्याल से यहाँ पे कोटा कोटा मान लो तो करीब 6,000 के यहाँ मान लो, ऑफिस सेंटर्स मान लो, वही 10-12 हजार होंगे, 10-12 हजार तो होंगे। और फिर कुछ ऑनलाइन वाले जो होते हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखा है, ये सब होंगे, तो फिर 12 हजार काफी है, 10-12 हजार अच्छा है ना। रैंकिंग हजारों में खेलोगे तुम लोग, हजारों में है ना। ऐसा नहीं है, आप करोगे अच्छा ही है, सभी बच्चे आप ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पहले से पढ़ रहे हैं 4 साल 5 साल से, उनको छोड़ दो, अदरवाइज सब ऐसे ही नॉर्मली होते हैं आप ही जैसे होते हैं। ठीक है, आइडिया लगना चाहिए, वो भी जरूरी है। ठीक, तो देखो ये समझ में आ गया ना, ग्राफ देखो जल्दी से यहाँ पे, है ना। सुनो ये सब सुनो ध्यान से इधर, ये ग्राफ आ गए ना। अब देखो इन ग्राफ को अगर आप कंपेयर करोगे, आप इन ग्राफ को कंपेयर करो, देखो एक्सपेंशन में इन दोनों ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे किसमें वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, आइसोथर्मल की एडियाबेटिक। पीवी ग्राफ इवन इवन तक का, इसमें किसमें ज्यादा है? आइसोथर्मल। तो एक्सपेंशन में वर्क डन जो हो रहा है किसमें ज्यादा है? आइसोथर्मल मैग्नीट्यूड वाइज। और कंप्रेशन में देखते हैं तो इसमें देखो, इसमें एडियाबेटिक में ज्यादा, इसमें कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये पोर्शन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, ये वाला साइड वाला, और इसमें ये वाला पोर्शन कुछ एक्स्ट्रा नजर आएगा, इसमें कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें एक्सपेंशन में साफ साफ नजर आ रहा है कि वर्क डन आइसोथर्मल मैग्नीट्यूड वाइज इज ग्रेटर देन वर्क डन एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। और कंप्रेशन में ठीक उल्टा होता है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहां दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी यही होता है, इसमें भी वर्क डन एडियाबेटिक का ज्यादा होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल। कंप्रेशन में भी वर्क डन एडियाबेटिक का ज्यादा है वर्क डन आइसोथर्मल से। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन होता है इसमें भी ऐसे ही है। अगर आप डेटा रख के करोगे तो आंसर वही आएगा।
अच्छा, तो होता क्या है आपको अगर याद हो कुछ प्रीवियस क्लास, तो हमने ये देखा था कि जब एक्सपेंशन होता है तो गैस वर्क करती है, हमें वर्क मिलता है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, किसमें ज्यादा वर्क मिलेगा? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में। जब कंप्रेशन होता है तो हमें वर्क करना होता है, हम चाहते हैं कम से कम वर्क करना पड़े, किसमें कम वर्क करना पड़ेगा? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल इज मोर एफिशिएंट देन एडियाबैटिक। भाई एक तो हम कंपेयर करते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, कौन ज्यादा एफिशिएंट है? रिवर्सिबल। और अगर आइसोथर्मल एडियाबैटिक में कंपेयर करो तो आइसोथर्मल इज मोर एफिशिएंट देन एडियाबैटिक, क्योंकि जब एक्सपेंशन हो रहा है तो हमें वर्क मिल रहा है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, जो कि मिलेगा आइसोथर्मल में। और जब हमें वर्क करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कम से कम वर्क करना पड़े, तो कम से कम वर्क किसमें करना पड़ेगा? आइसोथर्मल। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लेंगे, आइसोथर्मल इज मोर एफिशिएंट देन एडियाबैटिक। आइसोथर्मल is more efficient than adiabatic। ठीक है ना? तो वो हम लोगों ने पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देखा था, अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में। तो आइसोथर्मल ज्यादा अच्छा प्रोसेस है, अगर प्रोसेस करवाना है हमें तो वो हमें ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट करे, एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क मिलेगा, कंप्रेशन में हमें कम वर्क करने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन ये रहती है, ग्राफ आपको समझ में आई जाते हैं वहां पे। ठीक, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आइसोथर्मल आइसोकोरिक सारा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक कॉमन प्रोसेस में आते हैं जो कि है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। हालांकि बहुत क्वेश्चन आईआईटी में एक या दो बार आया है, कभी कभी छोटा सा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या जानकारी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, इन द केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, हेडिंग डालना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्लिक कर रहे हो ना? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो बच्चों, यहाँ पे इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है पी वी की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक जनरल प्रोसेस है जिसके अंदर सारे प्रोसेस आते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, सब इसके अंदर आते हैं। तो एक ये जनरल प्रोसेस है। नेचर में अधिकतर जो प्रोसेस होते हैं वो पॉलीट्रोपिक ही होते हैं। आप कोई प्रोसेस करवाओ जिसमें हीट एक्सचेंज ही ना हो, बिल्कुल भी ना हो, ये थोड़ा मुश्किल है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए पूरा प्रोसेस करवा दो, ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो नेचर में ज्यादातर प्रोसेस होते हैं पॉलीट्रोपिक नेचर के, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो अगर x इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका स्लोप देख लेते हैं पहले। इसका स्लोप क्या होगा पीवी का? डीपी बाई डीवी क्या हो जाएगा? आप ने देखा था ना, यहाँ गामा था तो क्या था, तो ये क्या होगा? माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पी बाई वी। तो अगर मुझे स्लोप पीवी का दिखाना देखना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, अब बच्चों होता क्या है कि अगर मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम वेरी लार्ज वैल्यू, मतलब छोटे से बड़े तक जा सकते हो। तो अगर एक्स 0 है तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोसेस क्या हो गया? आइसोबारिक। अगर x इक्वल टू 1 है तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल। अगर x इक्वल टू गामा है तो PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हो जाएगा एडियाबैटिक। और अगर x की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो वो आइसोबैरिक हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं। तो p की पावर ऑफ 1 बाई एक्स इंटू वी इक्वल टू के डैश। तो x जब इंफिनिटी तक टेंड करोगे, लिमिट रखते हैं, जब टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी करोगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी? v इक्वल टू के डैश, यानी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो x की अलग अलग वैल्यू लेके उसके अंदर जनरल प्रोसेस आता है, मतलब आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक अपन अंदर सब प्रेजेंट होता है, ऐसा रहता है। जैसे कि अगर हम ग्राफ भी देखें तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि पीवी की पावर एक्स एक जनरल प्रोसेस है जिसमें हम ग्राफ भी ट्रेस करें तो समझ में आता है हमें।
देखो अगर मैं पीवी ग्राफ बनाता हूं, है ना, और मान लो मैं आइसोबारिक नहीं पता, आइसोबारिक नहीं पता, इसका स्लोप क्या होगा पीवी ग्राफ का, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ टी बाई वी। तो आइसोबारिक में एक्स कितना है, जीरो, तो स्लोप क्या है, जीरो। तो स्लोप जीरो का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इस तरह से, एक्स इक्वल टू जीरो है। तो होता भी यही है आइसोबारिक का। अगर एक्स इक्वल टू वन है तो स्लोप हो गया माइनस टाइम्स ऑफ पी बाई वी। तो कुछ इस तरह से, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू गामा कर दें तो एक्स इक्वल टू गामा, ये हो गया हमारे पास एडियाबेटिक। ये कौन सा प्रोसेस था, आइसोथर्मल। और अगर एक्स इंफिनिटी कर दें तो इन्फिनाइट स्लोप, इन्फिनाइट स्लोप को पता ही है कैसे बनना चाहिए ग्राफ इसका, तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आइसोकोरिक। तो एक जनरल प्रोसेस है जिसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू लेके आप ग्राफ को ट्रेस कर सकते हो, और उसमें एक जनरल हमें एक्सप्रेशन भी मिल जाता है कि सब में वो लागू होता है। आप देख रहे हो कि यहां से एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, ये लगातार जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे एक्स जो है बढ़ रहा है, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। आप अगर स्लोप देखना है तो आपको वन पॉइंट पे टेंजेंट खींच के, या फिर आप वैसे भी तो झूले की तरह मान लो, यहाँ पे आइसोबारिक में बैठोगे ग्राफ में तो आगे ही नहीं बढ़ोगे, है ना। इसमें बैठोगे आइसोथर्मल में नीचे आओगे, एडियाबैटिक में और थोड़ा स्पीड होगी, आइसोकोरिक में और तेजी से नीचे आ जाओगे, आइसोकोरिक में नहीं, सीधे नीचे से सीधे ऊपर, है ना। तो मतलब स्लोप बढ़ ही रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है, ग्राफिकली भी दिखता है ना। एक जनरल प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक। सीट में तो हालांकि दो चार छह क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन एक बार आइडिया रख लेना कि ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। क्या क्या और चीजें याद रखनी है, मैं एक बार जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया आप सबने, ओके। तो बच्चों एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे हम हर बार करते थे, क्या करते थे हर एक में कि भाई हम कुछ इक्वेशन या फॉर्मूले देख लेते हैं, आइडियल गैस के लिए क्या क्या यूज करेंगे। तो आइडियल गैस पे हमारा फोकस है, तो हम लोग सीधे देखते हैं कि आइडियल गैस के क्वेश्चन अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछेगा, चार चीजें पूछेगा, चार एनर्जी के बारे में पूछेगा, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू और डेल्टा एच। तो अगर आइडियल गैस है तो डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी, है ना, ये लगाना है हमेशा, है ना। दो क्लास में भूल तो नहीं गए। डेल्टा एच की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी, कहां नहीं लगाओगे, फेज चेंज और रिएक्शन में मत लगाना, आइडियल गैस दिख जाए कहीं भी वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली रिएक्शन और फेज चेंज में नहीं लगाते। दो एनर्जी आ गई, तीसरी एनर्जी है वर्क और चौथी है हीट। तो वर्क के लिए बेटा जो फॉर्मूला होता है ना, आप सीधे सीधे जो आपने पढ़ा हुआ है वर्क फॉर एडियाबेटिक, ठीक वही फॉर्मूला यहां पर भी है, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन एक्स माइनस वन, या फिर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन एक्स माइनस, वहां पे गामा था, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। उसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन, कैसे, अगर हम देखें तो W का बेसिक फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रल PdV, है ना। तो वर्क हो गया, अच्छा तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी P की, PV की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें जैसा P की जगह पे V रख देंगे, माइनस इंटीग्रल K अपॉन v की पावर x इंटू डीवी, V1 से V2, ठीक। k को बाहर ले लेते हैं तो माइनस के, v की पावर आप बताओ, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक कर रहा हूं ना। लिमिट कहां से कहां, V1 से V2, ठीक। x माइनस वन भी बाहर ले लेते हैं तो w इक्वल टू के अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन हुआ, अंदर क्या रह गया, v की पावर ऑफ
वन माइनस एक्स ना, तो हम एक काम करते हैं, वी टू की पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस वन, इसको मैं रख करता हूं थोड़ा सा राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी वन की पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, एक्स माइनस वन तो आ गया नीचे, ठीक है, तो डब्ल्यू हो जाएगा क्या, वन अपॉन एक्स माइनस वन, अंदर के को ले जाओ, के वी टू की पावर माइनस एक्स इंटू वी टू माइनस के वी वन की पावर माइनस एक्स इंटू वी वन, सही कर रहा हूं ना। अब ये देखो के वी टू की पावर माइनस के वी की पावर माइनस एक्स क्या है, पी, तो ये हो गया पी और पी टू, और ये क्या हो गया पी वन, तो ये हो जाता है मेरे पास वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये पूरा पी टू है, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ठीक है, आपकी मर्जी हो तो आप नोट करना, आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो, डेरिवेशन कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है ऐसा आता है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले से। अब चौथी एनर्जी रह गई, कौन सी एनर्जी है, क्यू, तो क्यू का बेसिक फॉर्मूला एन सी एम डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी, अगर सीपी होता कांस्टेंट प्रेशर तो सीपी बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में सीडी, तो एक सिंपल सीएम डेल्टा टी। अच्छा सीएम निकालते कैसे हैं, देखना ध्यान से, ये तो फॉर्मूले हो गए चार, है ना, मैं बॉक्स में देता हूं जो याद रखने हैं आपको, और एन सी एम डेल्टा टी, सीएम जो है मोलर हीट कैपेसिटी, इसकी कैलकुलेशन करते हो सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, इस फॉर्मूले से आता है सीएम, मोलर हीट कैपेसिटी इससे आता है। और अगर इसको भी देखना है कैसे आ रहा है ना, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर देखना है तो आप फर्स्ट लॉ का यूज करके निकाल सकते हो, कैसे कर सकते हैं इसको, अगर आपको देखना है कैसे इसको सोचा गया, तो हमें पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू आइडियल गैस का क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी, क्यू क्या होता है, एम सी एम डेल्टा टी, और डब्ल्यू भी हमने निकाला क्या होता है, एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन, अब देखो एन कैंसिल डेल्टा टी कैंसिल, तो सी वी इक्वल टू सी एम प्लस आर अपॉन एक्स माइनस वन, तो उसको उधर ले जाओगे, तो सी एम इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है, तो आपको वो बॉक्सेस याद रखना, ये डेरिवेशन चाहो तो लिख लो अपने हिसाब से समझने के लिए, लेकिन वो जो बॉक्सेस हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब वही है जो आपने, वो तो वही है डेल्टा यू डेल्टा एच का, वर्क का फॉर्मूला याद रख लेना कि वो मैच करता है एडियाबेटिक से, और क्यू थोड़ा याद रख लो, एनसीएम डेल्टा टी और सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको नोट करने के बाद, हाँ लिख लो लिख लो। आर्यन के परसेंटेज बढ़िया है, मेंस में 60% दबा हुआ है, तो एडवांस में 45% दबा हुआ है, ठीक है, सही है, एडवांस में 45% दबा बोल रहा है, सही है, चलो जैसे भी हैं सभी के बढ़िया हैं, अपना अच्छा करो, आगे आगे देखना, और लोग नोट कर लिया आप लोगों ने, तो देखो क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन हुआ पीक हीट पर एक्स, और ये तुम्हारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हीट निकालना हो, डेल्टा यू डेल्टा एस निकालना हो, ये, और मैंने आपको बोला था एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखे हैं ना सीट में, उसमें ये फॉर्मूले भी आपको मिल जाएंगे अगर आप वाला पेज को यूज करोगे, ठीक है, लिखा आप सबने।
लिख लिया, जल्दी करो। देखो ये जनरल एक्सप्रेशन है ना, पीवी की पावर एक्स, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी का भी जनरल एक्सप्रेशन है। मोलर हीट कैपेसिटी का भी जनरल एक्सप्रेशन होता है। कैसे? इसी से आप आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, मोलर हीट कैपेसिटी का क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये लेफ्ट हैंड साइड रख कर रहा हूं मैं पहला, ठीक है। तो देखना यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है सीएम, है ना, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है फॉर डिफरेंट प्रोसेस। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है सीवी प्लस आर अपॉन 1 - एक्स। ठीक। अच्छा, अगर ये आइसोबारिक है, आइसोबारिक में एक्स कितना लेते थे? 0, तो 0 ले लो यहां पे। तो सीएम इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो सीएम इक्वल टू सीपी। ठीक है ना? अच्छा, अगर मेरे पास ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, तो एक्स कितना लेते हैं? 1, इसको 1 लो जरा सा। सीएम क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। और होना भी चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, तो आइसोथर्मल में आपको इन्फिनाइट हीट चाहिए होगी टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। समझ रहे हो? या तुम ऐसा सोचो, इसका फॉर्मूला क्या था? सीएम का बेसिक फॉर्मूला पीछे और पढ़ा था, क्यू बाई एन डी टी, याद है? या क्यू इक्वल टू एन सी एम डी टी। अब डी टी क्या है यहाँ पे? 0, वो 0 होगा तो सी एम इन्फिनाइट होगा। इस दे सकते हो आप, तो पढ़ना बेसिक फॉर्मूला था, डी टी इक्वल टू 0 है तो सी एम इन्फिनाइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर आता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में कितनी हीट चाहिए होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के? एक्स कितना ले लेंगे यहाँ पे? गामा। क्लियर आप कराओ, है ना, सेकंड कॉलम। क्या रखो? एक्स की वैल्यू गामा। क्या आ जाएगा? सी एम इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 - गामा। और सीवी क्या होता था? आर अपॉन गामा -1। सीवी इज आर अपॉन गामा -1, देखा हम लोगों ने। तो ये होता था आर अपॉन गामा -1 प्लस आर अपॉन 1 - गामा। ये वैल्यू क्या हो गई? 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी 0 होती है। तो अगर पुनः समझना तो इस बेसिक फॉर्मूले से देख लो भाई, सी एम इक्वल टू क्यू बाई एन डी टी। और क्यू क्या है? 0, तो 0 ही होना था। ठीक है। और चौथा कौन सा बचा? आइसोकॉरिक। तो आइसोकॉरिक खुद भी देख लेते हैं। आइसोकॉरिक में एक्स क्या लेना होता था हम लोग को? इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट लो, तो सी एम बराबर सी बी। ठीक है, सी एम बराबर सी। तो जनरल एक्सप्रेशन है मोलर हीट कैपेसिटी का, उससे आप किसी भी प्रोसेस की हीट कैपेसिटी सोच सकते हो। तो इसके हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिए, जनरल एक्सप्रेशन देख लिया, सीएम की वैल्यू कैसे हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेस वो हमने देख लिया। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, पॉलीपेपिक प्रोसेस का। हाँ, नोट कर लो आप पहले।
बोलो। क्वेश्चन है फॉर 1 मोल, क्वेश्चन लिखो, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल monoatomic gas, for 1 mole of ideal monoatomic gas, ideal monoatomic gas, calculate Q, W, delta U, delta H, Q, W, delta U, delta H. If a polytropic process is carried out, if a polytropic process is carried out, if a polytropic process is carried out which increases its temperature, if a polytropic process is carried out which increases its temperature, from 300 Kelvin to 400 Kelvin, which increases its temperature from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Full stop. Also find final volume. If initial volume is 4 liter. Also find final volume if initial volume is 4 liter. बच्चों एक ग्राफ गिवन है आपके सामने, देखिए मैं यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का एक ग्राफ इस तरह से गिवन है, ये प्रोसेस करवाया गया है। इस प्रोसेस में क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रोसेस पहचान लो तो तुरंत आंसर आ सकता है ना। कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल है, पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू है ना, नहीं होता आइसोथर्मल। पी और 1/v का ग्राफ होता है वो आइसोथर्मल ना, ये पीवी ग्राफ है, ये आइसोथर्मल थोड़ी ना है। प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ना तो आइसोबारिक है ना आइसोकोरिक है। पीवी बढ़ेगा तो टीवी बढ़ेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो अगर कोई प्रोसेस आपको दिख जाए तो आसानी से हो जाएगा। सोचो सच में, अच्छा सोचो क्यू डब्ल्यू डेल्टा डेल्टा से का, हाँ डेल्टा यू डेल्टा तो निकाल ही सकते हो ना, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। एक मोल मोनोटॉमिक गैस है ना, CV3R/2, T1 T2 पता है। दो पार्ट तो कर ही लेंगे, डेल्टा यू डेल्टा एच वाला, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, 1 इंटू 3R/2 इंटू 400 माइनस 300, तो कितना आ रहा है 150R। और डेल्टा एच हाँ एन
CP delta T 1 into 5R by 2 250 R। दो पार्ट तो कर ही लिया। अब बचा Q और W माइनस 50R 200R और माइनस 50R। हाँ ठीक है। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि पॉलिट्रोपिक प्रोसेस है कौन सा, या इसका पॉलिट्रोपिक जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, तो आंसर मिल सकता है। वर्क का फॉर्मूला है NR T2 माइनस T1 अपॉन x माइनस 1। तो n पता है, r तो ठीक ही है, 400 माइनस 300, अगर x मालूम पड़ जाए आंसर आ सकता है। तो x की वैल्यू क्या है, -1। आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू mx ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो p इक्वल टू kv है ये, है ना। तो p v की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी x की वैल्यू -1 इसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 तो कितना हो गया ये -50R। और बेटा फिर डी पार्ट क्यू, आप फर्स्ट लॉ से निकाल लो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से निकाल लो, या फिर आपको लगे कि वो सीएम से निकालना तब भी निकाल सकते हो। सीएम की वैल्यू सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, तो सीवी कितना है 3R/2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये कितना होगा 2R। ठीक है, तो Q का फॉर्मूला एन सी एम डेल्टा टी 1 इंटू 2R इंटू 400 माइनस 300, तो ये जगह 200R, ऐसे ही ना कुछ। और लास्ट कि अगर मुझे इनिशियल वॉल्यूम पता है 4 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम बताओ। 8/√3 सही आंसर, 8/√3 आ रहा है। तो मुझे T1 T2 पता है और V1 भी पता है, तो T1 मुझे पता है 300 केल्विन, V1 पता है 4 लीटर, T2 पता है 400 केल्विन एंड V2 वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं टेम्परेचर वॉल्यूम में कोई रिलेशनशिप निकालूं, तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कई सारे सीट में कि आपके पास प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप पता है, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालना, फिर यूज करना, या कुछ भी ऐसा दे देगा। तो मुझे पता है पी वी की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट। आप क्या करना, पी की जगह मुझे क्या चाहिए, टी वी में चाहिए ना रिलेशनशिप, तो पी की जगह पर देना एनआरटी बाई वी इंटू वी की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर मैं यूज करूंगा T1 V1 की पावर -2 इक्वल टू T2 V2 की पावर ऑफ -2। ठीक है ना, ऐसे कुछ। T1 कितना था 300, V1 कितना था 4 की पावर -2, T2 है 400 और V2 की पावर -2, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 8/√3 लीटर इक्वल टू V2। ठीक है, तो देख लेना कैसे करना है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। ये तो पता ही डेल्टा यू डेल्टा एस, तो आप बन के निकालो, आइडियल गैस दिख जाए और रिएक्शन फेस चेंज ना हो, सीधे निकालो इन दोनों को। तो और इनके बारे में थोड़ा आपको पॉलीट्रोपिक इंडेक्स वगैरह सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक्स को जो है ना पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोलते हैं, एक्स जो है ना इसे हम पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोलते हैं। तो जो पहले पेज में अपन ने स्टार्ट किया था ना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वहां चाहे तो लिख लेना, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोलते हैं इसे, एक्स को पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। फॉर्मूले क्या है, डेल्टा यू का फॉर्मूला, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, सीएम का फॉर्मूला याद रखना, इन सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बस चैलेंज क्या होता है, जब थर्मो पढ़ते हैं अपन तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, लेकिन आफ्टर मे बी 1 मंथ अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो बहुत सारे फॉर्मूले या पूरा वो क्लब हो जाता है।
तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सा इसको रिवीजन रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं साइक्लिक प्रोसेस। सबको पता है साइक्लिक क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार दो क्वेश्चन देख लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस के। हेडिंग डालना साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, चार एनर्जी निकालने को बोलेगा इसमें भी साइक्लिक प्रोसेस में। अगर पूरा कंप्लीट साइक्लिक की बात करें तो डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू 0। स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, चेंज 0। तो अगर तुम्हारे पास डेल्टा यू और डेल्टा एच कंप्लीट साइकिल में बोले तो अपन क्या बोल देंगे, 0। पहली चीज। दो एनर्जी खत्म हो गई, तीसरी एनर्जी चौथी क्या बची, क्यू और डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ से डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू, है ना, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ऐसा। तो यानी एक एनर्जी निकालनी होगी आपको बेसिकली डब्ल्यू या क्यू को। और अगर तुम्हें लकली साइक्लिक प्रोसेस पीवी ग्राफ दे दे, प्रेशर वॉल्यूम, तो एरिया एनक्लोज्ड, जो बीच का एरिया है पूरे साइक्लिक प्रोसेस का, उससे मैं वर्क का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। एरिया अंडर द ग्राफ नहीं, एरिया एनक्लोज्ड से मैं वर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकता हूं। तो कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर और चीजें देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, for complete cyclic process, comma, change in state function, change in state function will be 0. Change in state function will be 0. Change in state function will be 0. ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा यू इक्वल टू 0, डेल्टा एच इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों चार एनर्जी में दो एनर्जी तो 0 हो गए। सेकेंड पॉइंट लिखना बाय फर्स्ट लॉ, बाय फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 है। थर्ड पॉइंट, if pressure volume graph is provided, if pressure volume graph is provided, if pressure volume graph is provided, comma, enclosed area can provide magnitude of work, enclosed area can provide magnitude of work involved during process. Enclosed area can provide magnitude of work involved during process. तो enclosed area है, जो बीच का एरिया है, उससे आप वर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अगला पॉइंट, देखो इसमें मैं पहले आपको समझा देता हूं। जो मैं बात कर रहा हूं पीवी ग्राफ की, देखना ध्यान से, पीवी ग्राफ है अगर, और मान लेते हैं एक सिंपल समझाने के लिए मैं ऐसा कुछ एक पाथ बना देता हूं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इस तरह से पाथ यूज कर रहा है। ठीक है ना। अब एक बात देखो, जैसे मैं अगर एक्सपेंशन करूंगा, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट आऊंगा, तो क्या मैं इसका नेट वर्क डन निकाल सकता हूं, केवल ए से बी का, एरिया अंडर द कर्व। तो ये मेरे पास ए बी का हो गया, ए से बी जाने का एरिया हो गया या वर्क हो गया। ठीक है ना, ऐसा कुछ। बी टू सी क्या है, 0, आइसोकोरिक। फिर सी टू डी कॉम्प्रेशन है, तो कॉम्प्रेशन में फिर से मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल सकता हूं इसका। तो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा सी टू डी जाने में कॉम्प्रेशन का, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब ये ब्लू वाला क्या है, माइनस, और रेड वाला क्या है, प्लस, कॉम्प्रेशन है। तो नेट क्या हुआ, माइनस।
समझ लो ना, ये लास्ट वाला D2 तो जीरो ही है ना, D2 जीरो है वापस। तो ब्लू वाला माइनस है क्योंकि एक्सपेंशन है, और रेड वाला क्या है, पॉजिटिव क्योंकि कंप्रेशन है। तो नेट डोमिनेट कौन कर रहा है, ब्लू वाला। तो अगर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है, तो आपको नेट एक्सपेंशन मानना है और साइन नेगेटिव लगा देना है। नहीं मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट जो भी होगा वैसा निकाल लेना लॉन्ग टू ब्रेथ वगैरह। और फिर अगर तुम्हें क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस दिखाई पड़े तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़े तो पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट और लिखवा रहा हूं मैं, है ना, ये बनाने का आप देख लो चाहो तो, है ना, देख लो इसका। लिखा, ओके। अब अगला पॉइंट लिखना है इसमें, फॉर पीवी ग्राफ, फॉर पीवी ग्राफ, पीवी, फॉर पीवी ग्राफ, फॉर पीवी ग्राफ कॉमा करके लिखना, क्लॉकवाइज साइकिल मींस एक्सपेंशन। फॉर पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज साइकिल मींस एक्सपेंशन, क्लॉकवाइज साइकिल मींस एक्सपेंशन। ब्रैकेट में लिखना, एक्सपेंशन में आगे W नेगेटिव, एक्सपेंशन का मतलब W जो होगा वो नेगेटिव लेना है। और उसी के नीचे लिखना, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल मींस कंप्रेशन, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल मींस कंप्रेशन, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल मींस कंप्रेशन, W पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल दिखाई पड़े तो मैग्नीट्यूड निकालना, उसको पॉजिटिव लिखना, ठीक है, पीवी ग्राफ है। अच्छा अगर वीपी ग्राफ होता, वीपी ग्राफ का मतलब वाई एक्सिस पे वी और एक्स एक्सिस पे पी होता, तो ठीक उल्टा होता, क्लॉकवाइज का मतलब फिर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, फॉर वीपी ग्राफ, फॉर वीपी ग्राफ, फॉर वीपी ग्राफ कॉमा clockwise cycle means compression, for VP graph comma clockwise cycle means compression, clockwise cycle means compression, ब्रैकेट में W positive, and anti-clockwise cycle means expansion, and anti-clockwise cycle means expansion, ब्रैकेट में W negative, anti-clockwise cycle means एक्सपेंशन, W नेगेटिव। मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आप उसमें बताना वर्क की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। हाँ सही है। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज है, पीवी ग्राफ है, एनक्लोज्ड एरिया निकालना कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, तो एक्सपेंशन है टू माइनस क्योंकि क्लॉकवाइज है। यहां पर भी वर्क डन इक्वल टू माइनस के प्लस क्या होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। आप ये देखो यहां से इस पॉइंट से यहां तक कंप्रेशन है, वॉल्यूम घट रहा है ना, और उसका एरिया कम होगा, तो यहां से यहां का एक्सटेंशन है तो उसका एरिया ज्यादा है, हाफ, इसका 1/4 लोगे ना, इसका 1/4 तो उसका 1/4 लोगे तो सब में आ जाएगा, है ना। पता नहीं है कुछ, बस बोलते रहोगे नहीं। चलो इसको देखो,
इसका रेडियस अगर r है अगेन, और इसकी अगर हाइट h है, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंशन है, माइनस लगा दिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2r h, है ना, 2r h, है ना। तो ये जो इसका डायमीटर 2r और ये नीचे वाला हाइट 12, ठीक है। देखो वर्क कितना होगा इसमें, पॉजिटिव एक नहीं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, पॉजिटिव 10 है ना, ओके। देख लो, एक 10 आंसर बता रहे हैं, चेक कर लो क्या आ रहा है, तो नहीं आ रहा है क्या, 22 प्लस 22, ओके, प्लस 22 बता रहे कुछ बच्चे, देख लो। प्लस 22, हाँ हो सकता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो ये एनक्लोज्ड एरिया निकालना है यहाँ पे, तो है ना, ये पर्टिकुलर पोर्शन में तो इतना एरिया निकालना पड़ेगा, और इसके राइट हैंड साइड वाले में ये पूरा नीचे भी लेना पड़ेगा, कि कंप्रेशन नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है उसके नीचे का। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पहला पहला जो हमारे पास ये बॉक्स है, इसका कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, इधर कितना हो गया 3 और इधर हो गया 2, तो 3 × 2, ठीक है, प्लस ये हो गया 4 × 4, है ना, ऐसे कुछ। और ये नेट तुम्हारा क्या हो रहा है, आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ कंप्रेशन ही हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, W इक्वल टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 22, है ना, स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, यूनिट वगैरह, ठीक है ना, क्लियर ही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पीवी ग्राफ हो, है ना, एनक्लोज्ड एरिया दिख रहा है आपको, कि एनक्लोज्ड एरिया है, तब भी वर्क डन 0 हो जाए, नेटवर्क डन 0 हो जाए, आपका कोई प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस हुआ कि आपको दिख रहा है कि बीच का एरिया है एनक्लोज्ड पीवी ग्राफ में, तब भी वर्क डन 0 हो जाए। हो सकता है उसमें, है ना, दो ऐसी साइकिल बन जाए जो एक दूसरे को पूरी तरह से नलीफाई करते हैं, है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर सपोज करो ऐसा कोई केस आ जाए, पीवी ग्राफ है, इसको पॉइंट लेते हैं ए बी सी डी ई, हम लोग पाथ यूज कर रहे हैं ए बी सी, तो वापस ए आए, फिर डी, फिर ई, फिर ए, इस पाथ को यूज कर रहे हैं, मतलब ये ए बी सी, फिर ए आए, फिर ए से डी, ई, इस तरह से, समझ रहे हो ना। अब ये क्या हुआ तुम्हारा क्लॉकवाइज, और ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा नेगेटिव, तो डब्ल्यू, अगर दोनों बिल्कुल इक्वल है तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू 0,
ठीक है ना, नेट वर्क डन तो जीरो हो जाएगा पूरे कंप्लीट इस साइकिल में, पूरा कंप्लीट साइकिल तो अपन ने किया ना, तो वर्क डन जीरो आ रहा है। ये हो गया एक, है ना, साइक्लिक में पीवी ग्राफ समझा दिया आपको। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इस पे, है ना, डेटा लेके। बोलो। ये अपने रिव्यू टेस्ट का ही है, अभी कुछ दिन पहले दिया था हम लोगों ने, स्कोर में एक में, नहीं आप में नहीं, पहले आ चुका है स्कोर में, है ना। स्कोर जो एंड में टेस्ट लेते हैं रेगुलरली वो। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क इन प्रोसेस सी बी, कैलकुलेट वर्क इन प्रोसेस सी बी, कैपिटल सी कैपिटल बी लिखना, इन प्रोसेस सी बी, calculate work in process CB for 1 mole of ideal gas, for 1 mole of ideal gas, if total 600 calorie heat, if total 600 calorie heat is released in complete process, if total 600 calorie heat is released in complete process, in complete process, ये देखना यहाँ पे बना हुआ प्रोसेस ए सी, ये बी है पॉइंट, और ये वॉल्यूम है, इधर इधर लिखा है टेम्परेचर इन केल्विन, और वॉल्यूम है लीटर में, ठीक है। और ये कुछ टेम्परेचर गिवन है आपको यहाँ पे, 300, 400 एंड 500 केल्विन। चलो देखो करो इसको। सीबी पाथ में आपको वर्क कैलकुलेट करना है, सी टू बी पाथ। एरो का डायरेक्शन देख लेना, ये ए है, सी एंड बी, ये एरो का डायरेक्शन है। सीट दिखाना किसने टिक कर रखा है, जिसने भी सीट थर्मो की कितना, वी एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का। अब उसमें तो भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो अपन नहीं कर सकते, अपन को बस ये पता है पीवी ग्राफ बनाओगे तो इनिशियल पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट है, एंड पे ये कोऑर्डिनेट है। आप इरिवर्सिबल ग्राफ बनाओगे कैसे, आपका पी एक्सटर्नल जीरो मानते हुए आपका ग्राफ एक्सपेंशन हुआ, मतलब गैस एक्सपैंड हुई, तो मुझे खाली इनिशियल स्टेज पता है और फाइनल स्टेज पता है, वो भी तब पता है जब स्टॉपर्स लगे हों, क्योंकि पिस्टन को रोक दें। भाई है क्या कि मेरे पास यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा ना, तो यहाँ कुछ तो ब्लॉक रखा हुआ होगा, तो यहाँ पे मुझे गैस का पीवी पता है। हाँ, हाँ, फिर एक्सपेंशन वर्क जीरो होता है। नहीं, आप ग्राफ इरिवर्सिबल कहाँ बनाते हो आप, है ना, नहीं बनाते, इरिवर्सिबल ग्राफ नहीं बनता, खाली मुझे स्पेशल पॉइंट पता है। और जब ये तुमने फ्रीली एक्सपैंड कर दिया, मान लो यहाँ स्टॉपर्स लगे हुए हैं, इसको ब्लॉक को हटा दिया, वैक्यूम अगेंस्ट यहाँ से यहाँ एक्सपैंड हुआ, तो एंड में मुझे पॉइंट्स पता है बस, इसका नहीं ग्राफ मालूम पड़ता। कुछ आंसर किसी का,
800 कैलोरी है ना, 800 कैलोरी। ओके, एक आंसर 800 आ रहा है भाई। हाँ, सीट की बात बोल रहा था मैं, सीट दिखाओ कोई। थर्मोडायनेमिक्स वन की सीट लाए नहीं आप लोग? होमवर्क नहीं था इसलिए नहीं लाया ऐसा? पहले किसी के पास तो होगी, मैं अपने पास देखूं क्या? टिक नहीं है किसी के पास क्वेश्चंस? टिक है इसमें तो पास कर देना भाई, पीछे से वैसे तो लास्ट से आ रहा है सीट। क्या रहा आंसर, किसी का आया कुछ? आपका 800 आ रहा है और किसी का 100 R माइनस, हाँ तो R तो 2 ही लेंगे, -400। ओके, एक आंसर -400 बता रहे हैं। अच्छा, होमवर्क पर मैं तो ट्राई करो इसको, बाकी सब भी। तो S1 में 12, 13, 14, 18 नहीं दिया था क्या मैंने अभी? 18, 21, 22। एडियोमेटिक में होमवर्क ही नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दिया था। थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूं मैं ना, ठीक है, मतलब थोड़ा करना इस बार है ना, काफी टाइम, 2 क्लास 3 क्लास में अपना रह गया। परसों है ना क्लास, डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। और बढ़ाऊं क्या इसको? कर सकते हो और? बस। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? 800, 800। देखो क्या है इसमें, साइक्लिक प्रोसेस है ना। सबसे पहले देखो तुम्हें वर्क डन निकालना है, तो साइक्लिक प्रोसेस में ΔU 0, और कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में हीट कितनी रिलीज हुई? 600। तो -600 को तो रिलीज हीट है, रिलीज हीट इज माइनस। तो हाँ, ये पूरा है ना, ये प्रोसेस ए से सी, सी से बी, बी टू ए, मैं पूरे साइकिल की बात कर रहा हूँ ना। ठीक, हाँ तो क्या प्रोसेस तो साइक्लिक होगा, लेकिन हाँ मैं इसका एनक्लोज एरिया नहीं ले सकता, वर्क के लिए एनक्लोज एरिया नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये है तो साइक्लिक।
जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे घूम के आ जा रहे हैं। तो क्या होगा कि मेरे पास डेल्टा यू 0 है, तो मेरे पास क्या होगा कि Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नेट। तो Q कितना है, -600 कैलोरी, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट क्या हुआ, वर्क डन इन पाथ AC, वर्क डन इन पाथ CB प्लस वर्क डन इन पाथ BA, ऐसे ही ना। और वर्क डन इन पाथ BA कितना है, 0। और A टू C क्या है वर्क डन, ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक, आइसोबारिक, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 600 इक्वल टू वर्क डन AC प्लस वर्क डन CB, और वर्क डन AC कितना हो गया, माइनस ऑफ NR डेल्टा T आइसोबारिक का, याद है फॉर्मूला, प्लस वर्क डन इन पाथ CB। तो 600 N कितना था, 1 मोल था ना, R कैलोरी में 2, डेल्टा T कितना हुआ, A टू C 400 माइनस 300 प्लस वर्क डन इन पाथ CB, ये हो गया -200, इधर ओके हो गया, वर्क डन CB इक्वल टू 800 कैलोरी। आपको साइक्लिक पाथ का यूज करना था, साइक्लिक कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि हीट गिवन थी पूरे साइकिल की, तो हम लोगों ने डेल्टा वहां पे 0 रखा। इसको ट्राई करना क्वेश्चन को। हाँ, वर्क 0 कहां बोला, BA पाथ का, ये आइसोबारिक है ना, B2A वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, आइसोबारिक है, ठीक है। ओके, देखो ये करना जरूर है ना, देखो ना थोड़ा ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स के बीच में अपना एक दो क्लास हो गई और लिंक अगर छूट गया है तो पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, सारे थ्योरी पढ़ लो तब लगाना, वरना फिर फंसोगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। O1 थोड़ा इजी है, S1 के क्वेश्चन ठीक है, मतलब इनका लेवल ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना उसको करते हैं। तो बिना थ्योरी पढ़े मत करना, वरना फिर प्रॉब्लम में फंसोगे आप और फिर कंफ्यूज होगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। ओके, तो ये सीट बहुत पीछे से पीछे भेजना है ना, लास्ट में जाएगी। तो ऑनलाइन कुछ पूछना है किसी स्टूडेंट को, इसने भी आंसर बता देता, 800 आ गया था आर्यन का भी। ओके, एंड कराओ मीटिंग, ठीक है।